देश की आजादी के 70 साल में पहली बार एक दलित महिला प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में सबसे ऊपर है। सभी श्रेणियों के 1000 से अधिक उम्मीदवारों से आगे रहते हुए टीना डाबी ने पहला स्थान हासिल किया। इन्हें सफलता की बधाई देने के लिए दादर के स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम में बार्टी यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य मान्यवर टीना डाबी रही। उनके साथ उनकी मां मिसेस हिमाली डाबी भी उपस्थित रही। महाराष्ट्र स्टेट के सोशल जस्टिस राजकुमार बडोले, पुणे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर अतुल गोत्सुर्वे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर RK गायकवाड़, एडिशनल कमिश्नर कस्टम श्री सतीश धावड़े, BMC एडिशनल कमिश्नर मिसेस पल्लवी दराड़े, बार्टी के डायरेक्टर जनरल माननीय राजेश ढाबरे और फूड एंड ड्रग्स ऑफिसर माननीय हर्षदीप कामले जी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बार्टी के थीम सॉन्ग से हुई। जनमन में भरने चेतना, जनमन में भरने चेतना, जनमन में भरने चेतना, जनमन में भरने चेतना, जनमन में भरने चेतना। बाबा साहब से लिए प्रेरणा, बाबा साहब से लिए प्रेरणा, बाबा साहब से लिए प्रेरणा। गीत गाने संविधान के आए, गीत गाने संविधान के आए। हम हैं, 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 हम हैं। इस कार्यक्रम में सभी मान्यवरों ने अपना अनुभव और शिक्षा का मार्गदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को दिया। बार बार कहना चाहेंगे हम लोग कि टीना डाबी जी का ये जो सक्सेस है, ये मात्र सक्सेस नहीं है, ये एक कीर्तिमान है, एक विक्रम है। क्योंकि अनुसूचित जाति से इस एग्ज़ाम को टॉप करना अपने आप में एक कीर्तिमान है। ऊपर से 22वें साल में टॉप करना ये कीर्तिमान है। महिला होना ये भी कीर्तिमान है। तो ये सब जो है, ये हम बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के आंदोलन की, सामाजिक समता के आंदोलन की ये एक जीत है, ऐसा हम समझते हैं। और बाबा साहब ने महिलाओं के सम्मान के लिए, उत्थान के लिए जो क्रांति की, जो आंदोलन छेड़ा, उसका प्रतीक टीना डाबी जी हमारे सामने है। मीन्स ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ का हर एक आदमी टॉपर बनेगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास टीना जी आपने जगाया है। एक तरह की बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति का आगाज़ हुआ था। आप अनुसूचित जाति में से पहली आई हैं। आपका रिकॉर्ड सिर्फ एक ही आदमी तोड़ सकता था। 1912 में BA हो गए थे बाबा साहब, 21 साल में। अगर उस वक्त वो ICS के एग्ज़ाम देते तो ज़रूर टॉप करते। लेकिन 1913 में बाबा साहब के पिताजी का मृत्यु हुआ और उन्हें नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। 1915 में उन्होंने MA कर लिया कोलिमा यूनिवर्सिटी से। 25 की उम्र में, 16 की उम्र में गोल्ड वेजर के सेमिनार में उन्हें अपना ग्रंथ प्रेजेंट करने का मौका मिला। MSc DSc ज्वाइन किया, वापस आना पड़ा क्योंकि फेलोशिप खत्म हो गई। आके फिर नौकरी करनी पड़ी, फिर जाना पड़ा। इस तरह के स्ट्रगल आज हमारे जीवन में नहीं है, और इस तरह के स्ट्रगल जिनके जीवन में है उनको बार्टी अपनी तरफ से हेल्प करना चाहती है। ये जो संदेश टीना डाबी जी के सक्सेस के साथ आया हुआ है, ये बहुत गहरा है, गहन है, थोड़ा संजीदा भी है, सीरियस भी है। क्योंकि बाबा साहब ने इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात जो की है, अगर आप सबको समान संधि देते हैं तो आप देखिए क्या हो सकता है, और वो टीना जी ने करके दिखाया। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समान संधि। समान संधि अगर मिलती, संधि ही नहीं दोगे तो कैसा होगा? आपको अगर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाए, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाए, आपको कॉम्पीट ना करना दिया जाए, आपको किसी ना किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो आप कैसा करोगे? तो
आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो संस्कृति में ही हमारे कुछ ऐसी बात है जो हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समवेयर अननोइंगली ऑल्सो अनइंटेंशनली ऑल्सो जातिवादी बनाती है, विषमतावादी बनाती है, डिस्क्रिमिनेटरी बनाती है। बाबा साहब ने जब ना ग्रंथ पेश किया उसमें एक पैरा था, व्हेन ही वाज मेंशनिंग डिप्रेस क्लासेस ही वाज मेंशनिंग पर्टिकुलरली वुमेन। यानी अनटचेबल पर जो अन्याय होते हैं वो तो दिखते हैं, बट महिलाओं का जो ऑपरेशन है, जो डिप्रेशन है, जो उनका शोषण है, वो आमतौर पे दिखेगा नहीं। उनको सुंदर साड़ी में सुंदरता के रूप में लपेटा गया है, तो उनका जो शोषण है जब तक कि उसको कोई स्टडी नहीं करता तब तक ये दिखेगा नहीं। बाबा साहब ने वो स्टडी किया, 1948 में बिल इंट्रोड्यूस करके हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारतीय महिलाओं की मुक्ति का ऐलान किया, और जब वो बिल पास नहीं हुआ तो बाबा साहब ने त्याग पत्र दिया। भारत के इतिहास में महिलाओं के विषय पर, महिलाओं के प्रश्न पर अगर किसी ने त्याग पत्र दिया है तो बाबा साहब आम्बेडकर है। इससे बड़े मुक्तिदाता महिलाओं के कोई नहीं हो सकते। इसलिए टीरा जी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब के आंदोलन से प्रेरित होकर अपना सारा जीवन इस मिशन में लगाएं, क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो आंदोलन है, वो सही मायने में इस देश को प्रगति पथ पर महासत्ता की ओर लेके जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान की वैल्यू होगी उसमें, हर एक मेरिट की वैल्यू होगी, और जिसको कुछ भी नहीं है उसके लिए लड़ना होगा। कम वॉट में कुछ भी हो जाए, परंतु मी माझ्या बांधवांचे हक्क गोठ्यात बांधून तुम्हाला कापायसाठी देणार नाही, मग तुम्ही मला नजीकच्या म्युन्सिपालिटीच्या खांबावर लटकवले तरी चालेल, मी सोडणार नाही। जर माझ्या हितामध्ये, देशाच्या हितामध्ये कन्फ्लिक्ट होत असेल तर मी माझे हित देशासाठी कुर्बान करतो, परंतु देशाच्या हितामध्ये आणि अस्पृश्यांच्या हितामध्ये जर कन्फ्लिक्ट होत असेल तर मी अस्पृश्यांच्या हिताच्या मागे राहील। वाय? बिकॉज इनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है उनके साथ खड़े होने के लिए बहुत ताकत लगती है। वो ताकत हमको सीधे मिली है। हम बड़े फक्र से कहते हैं कि हमको बाबा साहब का जीवन संघर्ष सीधा देखने मिलता है। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आगे चल के प्रशासन में भी ह्यूमन वैल्यूज, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। डे टू डे बेस पे भी, प्रशासन में भी हम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से कोई लोग किस तरह से अपने अपने एजेंडा को चलाते हैं, इसको समझने की जरूरत आपको पड़ेगी। ये देश जैसा दिखता है वैसा नहीं है। इसलिए बाबा साहब को हम जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, तो सबसे पहले तो हमारी प्रगति होगी। सबसे पहले तुम अपने आप को गुलामी से मुक्त करोगे। वामन दादा ने लिखा है कि जखड बंद पायातील साखर दंड, तटातट तुटले तू ठोकतास दंड, झाले गुलाम मोकड़े। अब ये जो गुलाम है, झाले गुलाम मोकड़े, ये जो गुलाम है, जो गुलाम मोकड़े हुए वो मानसिक रीत्या मुक्त हो गए। लेकिन अब हम उन गुलामों की बात करें जो अभी भी जातिवाद के इसमें पड़े हुए हैं। उन गुलामों को मुक्त करने की जरूरत है, क्योंकि वो मेजर चंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। Rajesh ji was speaking on a very sensitive issue, which generally people avoid speaking in public, about the discrimination, the caste-based prejudices and discrimination prevalent in the society. I feel I was fortunate that I was a part of Nagaland. I'm a part of Nagaland. Nagaland is one society where there is no caste discrimination. There are no caste actually. It's 99% Baptist Christian state. The only thing that matters there, are you a Naga or a non-Naga? They really don't ask you. If I tell them, that I'm from such and such caste, what do you mean by that? They're not aware of that. I hope we have such kind of society in the entire country. I don't know if that's possible ever, but I really hope that we, sometime in my life or maybe in my child's life, we come to a stage where in our country, where our people, wherever they travel to, anywhere in the world, they are not known by their caste. And Baba Sahib बोलले होते कि जात नाही ती जात, right? कुठेही जा, विश्वाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जा, म्हणजे
आता ऑफकोर्स ते चेंज झालं आहे. नाव काय तुझं? संदीप. बरं संदीप, समोर काय? ताम गाडगे. अच्छा, आमच्याकडे गाडगे असते. म्हटलं ते गाडगे वेगळे. आय एम ताम गाडगे. So hidden, symbolically, they would want to know what particular segment of the society you come from. I don't know what exactly is the reason for that, what do they achieve by that, but it starts from there. Which particular segment of the society you come from, which society, which community you belong to. And of course, in cities we say that now the things have disappeared. I would say not disappeared, it is camouflage. It's camouflage in a large way. And I again say, as I feel extremely lucky that I was not elected to a cadre which allotted to a state which practiced the casteism. I do not have any hesitation in saying that we may be living in fool's paradise if we say that caste system has totally been finished. It's not. In fact, it's increased in a very different manner now. And I think that would be one of your first challenge. You'd always be known with that. By felicitation and other things, we are trying to say that we are very proud of the fact that you come from our society and we are community. And this felicitation is primarily for felicitating your effort, for your hard work put in, the hard work put in by your parents. Incidentally, madam, I belong to your district. I am from Varda. Anyway, so these felicitation programs are for all this, but also for the fact that young children who are sitting out there take motivation from you, from the inspiration from you. Dr. Babasaheb Ambedkar always used to stress, and which I think the new generation to a very large extent has forgotten. शील ज्याला ते नेहमी म्हणायचे, शील आपल्याला नेहमी मेंटेन केलं पाहिजे. आणि ॲज यू ग्रो ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम यू विल रिअलाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कॅरेक्टर. आणि बाबासाहेबांनी खरी जी भेट म्हणता येईल ती 125वी आपण जयंती बाबासाहेबांची सत्कार साजरी करतोय, तर टीना डाबींनी खरी बाबासाहेबांना एक भेट दिलेली आहे त्यांना 125व्या जयंतीच्या निमित्त, आणि आपल्या सर्वांना याविषयी भरपूर गर्व आहे. As we all know, UPSC is one of the most toughest exams we face in India. And to come in merit, and that also in the first attempt, is a very big thing which we have achieved. Till date, people from SC, ST, OBC used to achieve success, used to make it to the services. But I think this is how you're supposed to make the future now. You're supposed to stand first, second, third, and nothing else. So all the aspirants today should not satisfy themselves less than what Tina has shown us the way. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे की राज्यकर्ती जमात व्हा. मला वाटतं ह्याच्यासारखं अजून काही होणे नाही, आणि हाच आपला मार्ग असला पाहिजे. ज्योतिबा फुलेंनी, सावित्रीबाई फुलेंनी 200 वर्षाआधी महिलांना एज्युकेशन म्हणजे शिक्षणाचा मार्ग आपल्याला दाखवला. आणि मला वाटतं 70 वर्षाआधी जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन झाली तर आपल्याला रिझर्वेशनचा मार्ग मिळाला. मला वाटलं 200 वर्षांचं शिक्षण आणि 70 वर्षांची कॉन्स्टिट्यूशन आज आपल्याला टीना डाबी देते आहे. पण 20 वर्षाची सर्व्हिस आज माझीसुद्धा झालेली आहे. मला एक गोष्ट खूप जाणवते की आम्ही जेव्हा UPSCमधनं येतो सर्व्हिसेसमध्ये, आम्ही ॲकॅडमिकली खूप स्ट्रॉंग असतो. वी आर व्हेरी गुड इन ॲकॅडमिक्स. आणि जेव्हा आम्ही सर्व्हिसेसमध्ये येतो, व्हॉट हॅपन्स इज वी आर स्टील व्हेरी स्ट्रॉंग इन ॲकॅडमिक्स. बट आपला रोल जो आहे सर्व्हिसमध्ये, वेन वी कम इन टू सर्व्हिसेस, वी चेंज आवर रोल फ्रॉम ॲकॅडमिक टू बीइंग इम्प्लिमेंटर्स. अँड दिस मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स फॉरगेट that we are not academicians anymore, we are implementers. And what happens in government service is that there are very good schemes, but the implementation is very poor. So I think all the aspirants here, and of course Tina would realize that once you come into the service, you need to change the role from an academic into an implementer. And I think when you implement the government jobs and government schemes, the actual benefit then passes on to the persons it is really meant for. So we can be an instrument for that, and I hope that everybody comes into service only for that, so that you become an instrument to reach to the last person in the line. Today I think all the aspirants need to learn one thing, that you can achieve success in any field. It may be UPSC, it may be any other, it may be sports or anything. What is required is hard work, sincere,
sincereness in your work, dedication, and of course, constant application and endeavor. The last thing I would like to say, which Dr. Babasaheb Ambedkar always used to stress, and which I think the new generation to a very large extent has forgotten, is that while doing all this, when you're pursuing your career, when you're pursuing your life, what is most important is to maintain your character. शील ज्याला ते नेहमी म्हणायचे, शील आपल्याला नेहमी मेंटेन केलं पाहिजे. आणि ॲज यू ग्रो ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम यू विल रिअलाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कॅरेक्टर. सर्वप्रथम तर आपण आज जिथं जे आपल्या समाजाचे भूषण आहेत टीना डाबी यांच्या सत्कारासाठी आज आपण इथं उपस्थित आहोत. की UPSCची परीक्षेसंदर्भात मला असं सांगायचं होतं की जवळपास 5 लाख ते 10 लाख लोक UPSCचा फॉर्म भरतात. त्या 5 ते 10 लोकांतनं फक्त 10,000 लोक प्रिलिमची परीक्षा पास होतात, म्हणजे जी चाळणी त्याला म्हणतो. 10,000 लोक, म्हणजे मला समजवायचं की परीक्षा किती अवघड आहे आणि सर्व ग्रॅज्युएट त्याच्यात उपस्थित राहू शकतात. तो IITचा माणूस असतो, तो डॉक्टर असतो, इंजिनियर असतो, BA असतो, कुठल्याही क्षेत्रातला ग्रॅज्युएट परीक्षेला बसू शकतो. आता विचार करा, 6 ते 10 लाख लोकांनी फॉर्म भरला, त्यातली प्रिलिम फक्त 10,000 लोक पास झाले. त्या प्रिलिम नंतर एक मेन्सची परीक्षा होती, त्याच्यात अनेक पेपर असतात. त्याच्यात जवळपास जनरल नॉलेजची टेस्ट असते, एसे लिहायचा असतो, फार म्हणजे बरेच दिवस ती एक महिना परीक्षा असते. तर म्हणजे एका खेळाडूसारखं रोज त्याला चांगलं पेपरात लिहावं लागतं, पुढं काय होईल, कोण किती कॉम्पिटिटिव्ह आहे खरंच माहीत नसतं. मग या 10,000 लोकांपैकी इंटरव्ह्यूला किती बोलवले जातात? समजा 2,000 लोक बोलवले जातात फक्त इंटरव्ह्यूला. म्हणजे आता बघा, 10 लाखातनं 2 लाखच झाल्या, 2,000 लोकच इंटरव्ह्यूला बोलवले गेले आणि त्या 2,000 लोकातनं फक्त 1,000 लोक पास होतात ऑल इंडियामधनं. ऑल इंडियातला मध्ये कोण नागालँडचा असेल, कोण काश्मीरचा असेल, कोण तामिळनाडूचा असेल, कुठल्याही क्षेत्रातला माणूस असू दे, फक्त 1,000 लोक दरवर्षी ही परीक्षा पास होतात. आणि याच्यात पण चाळणी आहे. मग याच्यात मग ज्याला चांगले रँक असतील त्याला IAS भेटेल, IFS भेटेल, IPS भेटेल, रेव्हेन्यू सर्व्हिस भेटेल, वेगवेगळे असे 24 सर्व्हिसेसची परीक्षा म्हणजे ही सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा. आणि या परीक्षेत पहिला नंबर पटकावणं म्हणजे पहिली गोष्ट सिलेक्शन होणं अवघड, सिलेक्शन होण्यानंतर रँक मिळणं अवघड आणि रँकमध्ये नंबर 1 मिळवणं किती अवघड. म्हणजे एवढं कौतुकास्पद काम टीना डाबी यांचं आहे आणि आपल्याला सर्वांना गर्व पाहिजे की म्हणजे तो कुठल्याही समाजाचा माणूस असू दे, SC असू दे, ST असू दे, OBC असू दे किंवा जनरल ओपन कॅटेगरी असू दे, सगळ्यांच्या वर कुरघोडी करून पहिला नंबर मिळवणं जोक नाही आहे. म्हणजे त्याला एक थोडी नशिबाची साथ असते, मेहनतीची जरुरी असते, कारण सर्वजण तयारी करणे, एक मार्कात 10 लोकांचा नंबर मागा फेकला जातो आणि सर्व करून कलागुणांनी त्यांच्या परिवाराचं, त्यांच्या आईचं, सर्वांचंच अभिनंदन केलं पाहिजे. आणि बाबासाहेबांनी खरी जी भेट म्हणता येईल ती 125वी आपण जयंती बाबासाहेबांची सत्कार साजरी करतोय. तर टीना डाबींनी खरी बाबासाहेबांना एक भेट दिलेली आहे त्यांना 125व्या जयंतीच्या निमित्त आणि आपल्या सर्वांना याविषयी भरपूर गर्व आहे. हिमाली जी भी पहले भी वही कहती होंगी. नाउ शी इज अ प्राउड मदर हु कैन प्राउडली से यस कि हियर इज हर डॉटर हु स्टूड फर्स्ट इन UPSC. अभी ऐसी डिफ़िकल्टीज कुछ आती है तो प्लीज़ लेट अस नो. बार्टी इज़ डूइंग अ वेरी एक्सीलेंट वर्क. 125वें साल में 125 बच्चे जो है UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली में भेज रहे. एक बहुत बड़ा काम है जिसकी जितनी भी फीस है वो पूरा का पूरा बाल्टी दे रही है. I am so happy, you know. There are so many reasons to be happy today on this momentous and path-breaking felicitation program. But this is a girl, okay, a girl from, such kind of a background. UPSC is supposed to be one of the most difficult exams in India. And a girl topping UPSC in her first attempt in a country in India wherein largest number of girls infanticide take place in the world. So in a society where this is happening and we have one shining example against all this, we have a shining example
in Tina Dabi, who stood first in UPSC. What a moment of pride. And of course, we are very happy because we came to know that she is from scheduled caste. Being a topper, she has crossed all these barriers of caste, but still, just by crossing this barrier, is not enough in this country. Wherever you go, even if we go to America, they would just, Harshadip would not be enough. What is your surname? Kamble, acha. Aisa hai. But I am very happy that her mother's surname is Kamble. और बाबा साहब भी बोलते थे कि मैं जहाँ पे भी सभा में जाता हूँ, इधर हाथ करूँगा तो 10 कामले वहाँ से खड़े हो जाते, इधर हाथ करूँगा तो 10 कामले खड़े हो जाते. आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम ऑल्सो कामले. ये एक बहुत अच्छी बात है. एंड आई वॉन्ट टू शेयर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस. हम तो वी आर ओल्डीज नाउ, और हमारे टाइम पे यूपीएससी अलग होती थी, अभी उसका सिलेबस टोटली अलग हो गया है. फिर भी हम लोगों को मोह नहीं जाता है, इसलिए कभी कभी हम लोग बच्चों को मोटिवेशन के एमपीएससी यूपीएससी के क्लासेस अभी भी लेते हैं. और मैं हमेशा जब भी मेरे होशियारी की बात आती है तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मेरी मम्मी मुझे बचपन से बोलती है कि बेटा तू बड़ा होशियार है, और मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल सकती. हिमालय जी भी पहले भी वही कहती होंगी. नाउ शी is a proud mother who can proudly say yes, कि here is her daughter who stood first in UPSC. A great moment for all of us, really a great moment. So I was just trying to tell you one incident which happened during our training in Mussoorie. So I got selected into IAS. I was so happy. So I went to Mussoorie, and that's such a nice environment there. Lal Bahadur Shastri, National Academy of Administration, Mussoorie. I was feeling so proud. And the day I went there, I was told, Dr. Harshadip Kamble, you have been allotted Maharashtra cadre. I said, wow, that is a dream that came true. बोला यार अपने स्टेट में जा रहा हूँ, अब तो किसी को डरने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं किया तो भी चल जाएगा. बट जब हम लोग वहाँ पर गए, सो वी यूज्ड टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशंस. तो एक सेशन वहाँ पर हुआ जहाँ पर हनुमंतप्पा राव आए थे. ही वॉज चेयरमैन ऑफ SC/ST कमीशन, एंड देयर वॉज ओपन डिस्कशन अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसी, अबाउट वेरियस स्कीम्स. एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो जब डिस्कशन वहाँ पर चल रहा था मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो देयर वेर सॉर्ट ऑफ 2 groups विद इन द ऑडिटोरियम. One pro-reservation, which of course comprised of scheduled caste, scheduled tribes, and OBCs from South India, and other from open categories and who opposed reservation. There we were, from the most elite service, and discussing social issues about our country. And we, the bureaucrats, the future bureaucrats who were supposed to run the various schemes of the government, there we had a very, very different opinions. And we were so angry about each other there in that academy. That shook me actually, internally. ये academy है कि जहाँ पर ऐसे क्या training यहाँ पर होगी. And I'm sorry to say, during next 1.5 years, wherein I had training in that Mussoorie, nothing was done to meet out this difference. So this is a stark reality. Okay? अभी हम लोग तो बचपन से ही सोशल कामों में रहते, because we have that kind of a background from our family. तो हमें किसी चीज़ की कभी डर नहीं लगता. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है कि इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है. बट दैट हार्डली मैटर्स, यू नो. एक IAS होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है. तुम एक बार साहब, डायरेक्टली साहब बनते हो, और फिर तुम्हें वहाँ से कोई सिपाही नहीं बना सकता. सो देन वी गेट दैट काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, फिर थोड़ा सा एरोगेंस भी आ जाता है. ऐसी चीज़ें होते रहती. बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद दिस यंग लेडी, यंग एंड वेरी डायनेमिक लेडी who had made us
सो प्राउड कि एक तो ऐसे देश में एक यंग एज में, इनफैक्ट इन आवर बैच ऑल्सो देर इज़ वन लेडी गायत्री मेघवाल who achieved, who passed through this UPSC at the age of 22. Getting younger into these services gives you a kind of a leverage. You know. You can dream of becoming a cabinet secretary, the most powerful bureaucrat of this country, if you are entering these services at a very young age. Okay. हमें तो मौका नहीं मिला, यानी 2 साल गवर्नमेंट की नौकरी करनी पड़ी, थोड़ा सा पैसा जमा करना पड़ा, उसके बाद फिर हमने एग्ज़ाम दिया. मेनी स्टोरीज आर लाइक दैट. सतीश है, राजेश है, सब स्टोरीज ऐसे ही है, संदीप है. बट आई वॉन्ट टू लाइक रियली अप्रिशिएट मदर ऑफ टीना कि उन्होंने, उनका सपना था कि मेरी लड़की को IAS बनाऊंगी. एंड सच अ ग्रेट कमिटमेंट, जिसका प्रोडक्ट जो है वो टीना जी के सामने, हमारे सामने अभी दिख रहा है हमको. अब ये जो है, ये गोल कि IAS में ही जाना है, ये सपना, यू नो. सो हाउ इट स्टार्ट्स, हाउ द करियर ऑफ योर लाइफ स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स विथ अ ड्रीम. और ड्रीम देने वाला कौन होता है? मैं जिला परिषद की स्कूल में पढ़ता था बचपन में, और वो स्कूल में फिर सीनियर एजुकेशन ऑफिसर साल में 1 आध बार आते थे, तो पूछते थे कि बेटा तुम्हें क्या बनना है. एवरीबडी इन माई क्लास इंक्लूडिंग मी यूज्ड टू से कि हमें मास्टर बनना है, बिकॉज दैट वाज अ मॉडल इन फ्रंट ऑफ अस. गांव में वही एक मॉडल था, तो वो ड्रीम हमारा था. उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया, तो मेरे सपने बदलते गए. माई मदर वॉन्टेड मी टू बी डॉक्टर. उनको लगता था कि डॉक्टर बन के गरीब लोगों की सेवा करना चाहिए मैंने, तो डॉक्टर बना. फिर वो छोड़ के मैं IAS में आया. तो ये जो सपना, उनके मम्मी ने उनको सपना दिया था, एंड शी वर्क वेरी वेरी हार्ड. सो हैट्स ऑफ टू हर पेरेंट्स फॉर यू नो ब्रिंगिंग टीना टू सच अ लेवल. ऑफ कोर्स इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है वो उसकी खुद की है. इतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, और हमारी 97 बैच जो है, ये 97 बैच में देर वॉज वन फ्रेंड ऑफ अवर्स, संपत कुमार. ही स्टूड ऑल इंडिया 5th. ही इज़ फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, वेरी कमिटेड अम्बेडकराइट, हार्ड कोर. वो फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ही स्टूड 5th. एट दैट टाइम वी यूज्ड टू थिंक कि यार अगर ये टॉप करता था, एंड देर वॉज हार्डली अ डिफरेंस, यू नो, फर्स्ट में और 5th में हार्डली एनी डिफरेंस. ये अगर टॉप करता था तो कितनी मज़ा आती थी. हम लोग बड़े गर्व के साथ में वो ऑडिटोरियम में कहते थे कि तुम मेरिट की बात करते हो, ये है हमारा मेरिट जो टॉप आया है. लेकिन वो हमारी दिली की इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी. एंड देयरफॉर आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे कि अभी हम लोग बोल सकते हैं कि तुम जिस मेरिट की बात करते हो, ये है हमारा मेरिट, ये है हमारा मेरिट. ये हम प्राउडली हम लोग बोल सकते हैं. आज महाराष्ट्र में 3 वाइस चांसलर्स हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है. ये है मेरिट. और फिर भी ये जो देश में बात की जाती है कि ये इनका स्टैंडर्ड नीचे ही रहता है, इनका स्टैंडर्ड ऊपर रहता है, ऑल दिस इज इन माइंड हियर. ये मेंटल एटीट्यूड चेंज करना भी ब्यूरोक्रेसी का काम है, wherein I would say that we have not been so effective. And Tina is going to, she has been allotted Rajasthan cadre. राजस्थान में सर्विस होंगी उनकी. राजस्थान is also one of the very feudal minded state. Okay. और वहाँ पे जाके उनको काम करना है. I know that she is very brilliant, she is very dynamic, so she would treat this path very nicely and with a full force. आप बोलते हो कि हमारे सामने ये डिफ़िकल्टीज है, वो डिफ़िकल्टीज है. वी हैव टोल्ड यू, वी आर अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हियर, वी हैव टोल्ड यू कि आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी है वो हम लोग
सॉल्व करने के लिए तैयार है। हम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कि कोई भी डिफ़िकल्टी आपकी रहे, वी आर रेडी टू सॉल्व इट आउट। कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी ऐसी डिफ़िकल्टीज कुछ आती है तो प्लीज़ लेट अस नो। बार्टी इज़ डूइंग अ वेरी एक्सीलेंट वर्क। 125वें साल में 125 बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में भेज रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम है जिसकी जितनी भी फीस है वो पूरा का पूरा बाल्टी दे रही है। और ये ऐसे बहुत सारे काम जो है वो बडोले साहब के मार्गदर्शन में बाल्टी आगे भी करने जा रही है। आप में से अगर आपको कुछ अगर सजेशन देना है तो प्लीज़ यू कैन गिव इट टू बाल्टी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ऐसा परफॉर्मेंस जो है वो कर सकें। और जो मॉडल हमें लगता है, क्योंकि हम तो टीना जी हम महाराष्ट्र में ही पले बड़े हैं, नागपुर के ही हैं। हर साल हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को दीक्षा भूमि जाते हैं, क्योंकि वो हम मानते हैं कि वो हमारी ऊर्जा भूमि है, ऐसा हम मानते हैं। यहाँ पर चैत्य भूमि है जहाँ पर 6 दिसंबर को हम लोग उसके काफ़ी दिन और भी जाते हैं, लेकिन तब हम लोग ज़रूर जाते हैं। बिकॉज वी बिलीव इन वन थिंग, वी आर बिकॉज इसमें हम लोग विश्वास करते हैं। वी आर बिकॉज ही वॉज। देश की आजादी के 70 साल में पहली बार एक दलित महिला प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में सबसे ऊपर है। सभी श्रेणियों के 1000 से अधिक उम्मीदवारों से आगे रहते हुए टीना डाबी ने पहला स्थान हासिल किया। इन्हें सफलता की बधाई देने के लिए दादर के स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम में बार्टी यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य मान्यवर टीना डाबी रही। उनके साथ उनकी मां मिसेस हिमाली डाबी भी उपस्थित रही। महाराष्ट्र स्टेट के सोशल जस्टिस राजकुमार बडोले, पुणे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर अतुल गोतसुर्वे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर RK गायकवाड़, एडिशनल कमिश्नर कस्टम श्री सतीश धावड़े, BMC एडिशनल कमिश्नर मिसेस पल्लवी दराड़े, बार्टी के डायरेक्टर जनरल माननीय राजेश ढाबरे और फूड एंड ड्रग्स ऑफिसर माननीय हर्षदीप कामले जी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सभी मान्यवरों ने अपना अनुभव और शिक्षा का मार्गदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को दिया। I'd just like to say that I had that pride, as Pallavi was saying, that I used to say that I'm academically very, very sound, right? From my first standard, I'm basically from Pune only, I'm not from these Nagpurites. They are always, I used to have a fight with these Nagpurites. I'm from Pune, born, brought up in Pune. So, first standard, fourth standard, there used to be a middle school scholarship exam, topped it. 6th, 7th standard, high school scholarship exam, topped. First in district. 12th, 10th exam. First in the SC/ST students in the Pune division, third in the overall Maharashtra, that time in the 85 my exam. 87 also, same thing, the board's topper. I used to be in the open also, though not in the topper. And then I joined BJ Medical College, so-called the Precious Medical College. I took medical college in that admission, though I was getting even in the COEP, which was the 40. I wanted to do even the doctor, and my mother wanted me to be a doctor. But at the same time, I took a decision of joining BJ Medical College because had I not been SCA, I could have still got the admission in the BJ Medical College that time. So that much of the proud I used to have of my intellectual capabilities. And then after doing my MBBS, in the later part of my third MBBS, I thought, why not try for UPSC? And with that, so much of confidence in my intellectual or my academic excellence, I said, I'll clear it. But that is the exam which really made me and put my foot on the ground. First attempt, civil services, prelims, fail. Second attempt, prelims pass, mains. Okay, mains again, clean bold. Third attempt, prelims pass, mains pass, interview, group B exam, group B service. Fourth attempt, then again, UPSC cleared, prelims cleared, mains cleared, interview cleared. Interview, I had a tough fight with my board. And I was so boiling with whatever, I don't know, was it really prudent on my part to say all those things? But I blurted what I felt. I have never communicated what happened over there. I got 135 marks, which is equal to 35%.
And with that, then I got into behind Harshdeep. Harshdeep got IAS, I got into IRS. Pallavi also got IRS. So that is how I was. So why I want to say to you that UPSC is such a tough exam, and in such a scenario, in such an exam, to top that exam at such an young age, after 21 years. And now, see, as Harshdeep said, 97, that period was something different. Now, the bar of excellence is really, really high. Even Sandeep, we used to say Sampath was the nearest I think we could imagine. And that time we thought that someone from our side, someone from our community should really top the UPSC, and then we'll show these people. See, we have someone with us with that. The day she was giving her bites, booming, and her mother was there in their house. That time, I think it was around 7:30 in the evening, we were at home, and I told my daughter, who is now in the 7th standard, see, this is what we wanted. Next day, when I came to office, Rajesh and we both were working together. In our lunch session, he used to sing a lot of songs for us that time. So we took our servant and we said, please go and bring the sweets. And we really distributed sweets in our office. That is how we celebrated that day. Because we felt, yes, someone from our side has really cracked it. And we showed it what excellence is, and we are no inferior. So my friends, I really want to drive this moment, take inspiration from her. Nothing is impossible. Nothing is impossible. You see the states, how they're doing. You see how the African Americans are doing over there. We are better than them. We can do anything. Tina is our absolutely a mascot, and please take that message from you. Study hard, and you'll definitely get what you deserve. Thank you. Dr. Babasaheb Ambedkar Research Training Institute, Pune, Autonomous Institute of the Government of Social Justice and Special Assistant, Maharashtra. इनकी ओर से मिस टीना डाबी हिंदुस्तान के प्रत्येक विद्यार्थियों के बड़े आदर से इस घड़ी में लेने जाने वाला ये नाम, इनका सत्कार इस संस्था के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बातें यहाँ रखी, बड़ी अच्छी बात यहाँ कही गई, और निश्चित ही हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि बाबा साहब के विचारों का कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, सिविल सर्विस में अगर टॉप होता है तो हमारे लिए, सबके लिए ये गौरव की बात है। इस देश के बारे में अगर हम सोचें, कई लोगों ने यहाँ बात रखी, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर निश्चित ही एक बात तो जरूर है, हम सारे के सारे कहीं न कहीं थोड़े तो ऑर्थोडॉक्स है, कहीं न कहीं रूढ़िवादी है, जिसको पकड़ के हम कई दिनों से चलते जा रहे हैं। लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो, ये एनर्जी जो है, जो टीना डाबी ने सिविल सर्विस में टॉप करके दिखाई, ये बड़ी ऊर्जा हम सब में आई हुई है। बाबा साहब के विचारों से प्रेरित सारा समाज, और बड़ी अच्छी बात है, अभी दुनिया के कोई कोने में भी जाओ तो बाबा साहब का नाम सुनने को आता है। मैं डॉक्टर अंबेडकर हाउस खरीदने के लिए गया था, गायकवाड़ साहब है यहाँ पे, तो यूरोप में भी कई लोग बाबा साहब के विचारों के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं। यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, और यह सकारात्मक ऊर्जा डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दी जो है, उनके उपकार। और सिविल सर्विस की बात करें तो निश्चित ही एक बहुत कठिन है सी एग्जाम। 1990 में मैंने ट्राई किया था, प्रीलिम दिया था, और पहले प्रीलिम अटेम्प्ट में फेल हो गया था। दूसरी बार मुझे लगा मैं तो निश्चित पास हो जाऊंगा, 3 मिनट लेट हो गया था, और ये शायद नौकरी देते देते हुआ बाद में मेरा सपना अधूरा ही रह गया। खैर, पर एक बात तो निश्चित है कि हमारे विल्स अगर पॉजिटिव एटीट्यूड्स है, और उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा पर स्किल है, तो निश्चित ही हम
यशस्वी होते हैं जीवन में। मोहम्मद अली के बारे में हम देखें, जब भी वो कहीं रिंग में जाते हैं थे तो आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन ऐसे कहा करते थे। किसी के हाथ में बेल्ट होता था फिर भी बोलते थे यू हैव बेल्ट बट आई एम अ चैंपियन। तो ये एनर्जी जो है, माइकल फेल्प के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो बीजिंग ओलंपिक के 2 साल पहले उनका एक हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने कहा अभी तो मुश्किल है दौड़ना। तो उन्होंने कहा हाथ टूट गया क्या हुआ, पैर तो है ना। और बीजिंग में 8 गोल्ड मेडल। मुझे लगता है ये जो सकारात्मक ऊर्जा हम में जो आती है, निश्चित ही कई बच्चे यहाँ इंस्पायर्ड हुए हैं आपको सुनने के लिए, हमें नहीं। पर यहाँ कई जो बातें रखी है, सारी की सारी परंपराओं की बात सोचे तो सब रूढ़िवादी। तथागत बुद्ध ने कहा था मूर्ति पूजा मत करो। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तथागत बुद्ध की है। सारी की सारी स्थिति को अगर देखे तो कहीं ना कहीं पकड़ के चलती। बाबा साहब की लड़ाई ऐसी लड़ाई थी, जाती अंताची लढाई त्याला आम्ही म्हणतो. It has been said, and I'll say it again. I am because he was. It feels absolutely incredible to be in the land of Ambedkar. As we all know, it's UPSC, it's such a difficult examination. But if there was one thing which kept on pushing me, kept on inspiring me not to give up, it was Baba Saheb's struggle. कहते हैं कि असफलता में हमें दुनिया का परिचय मिलता है और सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है। कुछ ऐसा ही हुआ टीना डाबी के साथ। दिल्ली की रहने वाली टीना सिर्फ 22 साल की है। उन्होंने यूपीएससी 2015 के एग्जाम में पहले ही प्रयास में सफल होकर सफलता का एक नया मुकाम हासिल किया है और 2016 में इन्होंने आईएएस की परीक्षा भी पहले ही प्रयास में पास होकर एक नई मिसाल बनाई है और न केवल पास होकर बल्कि पहले स्थान पर इनका नाम है। I want to thank Bharti for inviting me and giving me this wonderful opportunity to interact with all of you. It is indeed a very, very big privilege. It has been said, and I'll say it again. I am because he was. It feels absolutely incredible to be in the land of Ambedkar. As we all know, it's UPSC, it's such a difficult examination. But if there was one thing which kept on pushing me, kept on inspiring me not to give up, it was Baba Saheb's struggle. His example was always right in front of me. When he could complete his education in the most depressing circumstances, when he did the struggle for me, why cannot I? He was not only the champion of the scheduled caste community, but anybody who was oppressed, who was marginalized, who was vulnerable. He was the first feminist of those times. It was he who said that the true measure of a country's progress is how much progressive its women are. And we are today in the year of Ambedkar, celebrating his 125th birth anniversary. And I'm extremely proud that I could achieve this success in the same year. But yes, the struggle is not over, as all the officers over here pointed out. When the Constitution was being drafted, on the last day, Dr. Ambedkar said that fine, we now have political equality where there's one man, one vote, one value. But when it comes to social equality, when it comes to economic equality, we're still far behind, and that is reality. We read the newspapers every day. We complain that
The roads are not good. We breathe poisonous air. The government is not doing anything. Infrastructure is lacking. Educational opportunities are not enough. There's not enough job generation. But how many of us actually think of doing something about it? When most aspirants think of joining civil services, somehow we get attracted by the hype associated with it. Oh, Lal Batti. Oh, the social prestige. Oh, the power. Oh, the authority. But if this is what attracts you to the service, I think it'll stop motivating you after a while. When the journey is so difficult, you literally sacrifice 2 years of your life preparing for it. One year you will prepare, the next year you will sit for the exam, since the examination itself amounts to nearly a year. And if these are the things which attract you, then I'm really sorry, but they will not motivate you for long. But if you really have a vision, if you really feel about what's going around in the world, in the country, if you think that, yes, I see that this is wrong, but if I were in probably a position where I could make a decision to change things, then I would. If you have thinking like that, then yes, when you wake up every morning and you have to go through the same routine of studying 8, 9, 10 hours a day, it will keep you going. We complain that things are not as they should be. But believe me, what it really takes is having a lot of passion. I was recently in Hyderabad, and I met a lady officer. She'll be joining along with me. And her story really touched my heart. She also belongs to the scheduled caste community. And her story is truly inspiring. So this lady officer got married at a very young age. And even when she was with her parents, she was always discriminated against in comparison to her brothers, not given due attention, due love that was given to her brothers, not even very good educational opportunities. But she was very inspired to join civil services. Now, when she got married, even her husband and in-laws did not support her. They did not let her know, you will not give the examination. But then she wanted to give the examination because she wanted to make a difference. So she went for her first attempt and she failed. She had no support, neither from her own family or from her in-laws or her husband. She went for her second attempt. She failed. Her husband started living away from her. Nobody supported her. She went for her third attempt. She failed. Everybody used to, her relatives, her own parents, her husband, criticize her, emotionally abuse her. She had absolutely no support. Fourth attempt, she finally got selected into the Indian Foreign Services. And that's the passion we are talking about. That's the conviction we are talking about. That's what we are looking for. We are looking for extremely positive people who believe that change is possible, who believe transformation is possible, who believe that, yes, I can do it, and yes, we can. All it really takes is a lot of hard work, is a lot of dedication, is a lot of sincerity. Dr. B.R. Ambedkar once said, they are very famous words, life is not really measured in how many years you live. It's measured in how greatly you live those years. Have a vision, believe in change, be very positive, work hard, and yes, things will come your way. Thank you so much. I'm preparing for UPSC. So there are 3 steps: prelims, mains, and interview. Whenever I concentrate on some specific static part, I felt that I'm leaving a dynamic part. So how you balance both the things? Well, the UPSC syllabus now is constructed in a way that everything is very interconnected and interlinked. So nothing is separate from the other. आपसे बस इतना ही पूछना चाहूँगी कि आपने आपके एक इंटरव्यू में कहा था
कि ये बहुत बड़ी बात होती है। मीन्स 2 इयर्स की पढ़ाई, फिर आपको इतना सब झेलना पड़ता है, उसमें भी अगर फेल्योर आ जाए तो इंसान हार मान लेता है। आपको तो पता नहीं था आपको ये सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपको प्रोत्साहित करती रही कि नहीं अब मैं हार रही हूँ तो ये बात मुझे प्रोत्साहित कर रही है? तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, तो फिर हम भी अपने आप को मोटिवेट कर सके कि कहीं हम हार जाते तो नहीं, ये बात हमें प्रोत्साहित करती है। फेलियर से तो सबको डर लगता है, पर फेलियर बहुत नॉर्मल पार्ट भी होता है लाइफ का। मुझे यूपीएससी में सक्सेस मिल गई होगी, बट ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ हमेशा ही सक्सेसफुल रही है। और सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, सबकी लाइफ पे किसी ना किसी लेवल पे फेलियर आता है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल एक्चुअली। एंड फेलियर शुड ऑलवेज बी सीन एज अ स्टेपिंग स्टोन एंड एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया और मुझे यूपीएससी में फेलियर नहीं देखना पड़ा, बट मुझे भी नहीं पता था कि इस बार क्लियर होगा या नहीं होगा। आई थिंक जो मेरा पैशन था कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है, आई वॉन्ट टू बी द चेंज दैट आई हैव ऑलवेज थॉट अबाउट। प्रॉबेबली दिस केप्ट मी गोइंग ऑल दोज टाइम्स, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में यहाँ पे एस्पिरेंट्स बैठे हैं, कुछ लोग प्रिपेयर करेंगे, कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो ये समझेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन तो लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। वो जो डिप्रेसिंग फीलिंग है, वो जो एक लोनलीनेस वाली फीलिंग है, एक नेगेटिव माइंडसेट जो आता है, वो सबको आता है। एंड उससे टैकल करना यही है कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, और जो हर किसी को अलग अलग चीज़ें इंस्पायर करती हैं। जो भी एक इंस्पायरिंग चीज़ है आपके लिए, वो आप जब भी दिमाग में लाते हैं, दैट पुशेस यू एंड दैट कीप्स यू गोइंग। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आई ट्राई फॉर द सेकेंड में भी नहीं हुआ, थर्ड, ठीक है। आफ्टर थर्ड आई थॉट मेरे लिए थर्ड एग्जॉस्टिंग पॉइंट होगा, एंड आई थॉट ठीक है, अगर यूपीएससी नहीं भी होता, so for instance I also like teaching, I wanted to go into academics as a backup option। तो मैंने सोचा था ठीक है, अगर इस तरीके से मैं नहीं contribute कर पाई to society, if I'm not selected, fine, I'll become a lecturer or a professor sometime, and that's how I'll make my contribution to society। हमें हर फील्ड से लोग चाहिए, सिर्फ सिविल सर्वेंट्स ही कंट्रीब्यूट नहीं करते सोसाइटी के लिए, तो जो भी बन पड़े, जिस भी तरीके से बन पड़े, उस तरीके से कंट्रीब्यूट करें। दैट्स व्हाट आई सेड, विजन होना चाहिए, नहीं तो इट्स नॉट मोटिवेटिंग एट ऑल। मैडम मेरे को एक ही बात आपको पूछनी है कि अगर इसको टाइम लगता है, मुझे भी पता है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पर द वे मुंबई में ऐसे कोचिंग क्लासेस नहीं है, तो हमको यही पूछना, मुझे 2 सवाल है कि एक पहला सवाल है कि आप कंसंट्रेशन कैसे करते हैं कि इतना 10-10 घंटा 16-16 घंटा जो पढ़ाई होना है, उसके लिए कंसंट्रेशन, जैसे आप बोलते हैं कि आपका फैमिली, जैसे मैडम आंटी है कि उन्होंने आपको हमेशा उसके लिए मोटिवेट करते रहे, वेयर इन आवर फैमिली, या हम देखते हैं फैमिली में, तो पहले मुंबई में कैसे होता है कि फाइनेंशियली आप फाइनेंशियली कितना अच्छे हो तो आप जा सकते हो कि बड़े क्लासेस में जाओ और बड़े क्लासेस करो। हम कैसे क्या ये सब चीजों पे मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन कैसे कर सके, ये बातें पीछे छोड़ के कि कंसंट्रेशन अच्छा रहना चाहिए और ये क्लासेस जो करनी ही चाहिए, या हम खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं इसके। When we talk of concentration, ये तो of course हर स्टूडेंट को बहुत ही फोकस्ड रहना होता है अपनी स्टडी में, एंड ये तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अगर आप बोलें कि 10-10 घंटे साथ में आप पढ़ेंगे, हमेशा ऑफ कोर्स आफ्टर 2-3 आवर्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक, नहीं तो ये तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी से भी नहीं हो सकता। सो आई थिंक आप अगर अपना स्केड्यूल प्रॉपर बना लें, एंड आई डोंट थिंक इवन यूपीएससी के लिए 10 या 16 घंटे पढ़ना होता है, पढ़ना रोज़ होता है, कंसिस्टेंटली। होता क्या है, काफ़ी लोग सोच लेते हैं एक दिन हम 16 आवर्स पढ़ लेंगे, नेक्स्ट दिन हम भूल गए। इट हैज़ टू बी कॉन्टिन्यूअस। पढ़ना, फॉर इंस्टेंस आई यूज टू जस्ट स्टडी फॉर 8 आवर्स एवरी डे। 8 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट, बट एवरी डे रेगुलरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ऑफकोर्स वो 8 आवर्स नहीं कि मैं लग के सुबह से 8 आवर्स बैठ गई, 3 आवर्स पढ़ा, देन टुक 1 घंटे का ब्रेक, देन यू इवन स्लीप फॉर अ वाइल, एंड देन आराम से यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, आराम से ब्रेक में मैनेज हो जाता है। सो व्हाट इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ गुड टाइम स्केड्यूलिंग, अ गुड प्लानिंग, दैट इज़ व्हाट इट टेक्स। सेकेंडली आप बोल रहे हैं कि कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये डिपेंड करता है आप
कौन से रीजन से हैं, आपका क्या, आपके पास उतना फाइनेंशियल बैकअप है, आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं. बट एक्चुअली जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप घर जाके खुद से क्या पढ़ते हैं. लोग बेस्ट कोचिंग में चले जाते हैं, बेस्ट फैकल्टी से पढ़ते हैं, बट अगर आप घर पे जाके खुद से कुछ सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, इट इज़ ऑफ नो यूज़. So what is really important is self-study. And now because of internet, nearly all material, the best faculty is available free, ready for everybody's access. So this is not, अब fight इसकी है ही नहीं. Fight ये है कि कौन घर पे जाके सबसे ज़्यादा याद कर सकता है. That is what the fight is about. तो आप इसकी तो चिंता ही मत करिए. I want to ask a specific question. While I am preparing for UPSC, so there are 3 steps: prelims, mains, and interview. So while preparing, there are statics and some dynamic topics. So while preparing, I feel that whenever I concentrate on some specific static part, I felt that I am leaving a dynamic part. So how you balance both the things? And second thing is, do you prepare separately for prelims and mains, or there is some general strategy for it? Well, the UPSC syllabus now is constructed in a way that everything is very interconnected and interlinked. So nothing is separate from the other. In fact, prelims and mains are very interconnected. In fact, if you see the syllabus of prelims and mains is just a very long elaboration of what was asked in prelims. So when you study for prelims, you are at the same time also preparing for mains. Of course, there is a difference in the sense that in prelims, you just have to identify the right option. You just have to identify true, false, right, wrong. In mains, we work in gray areas. There is nothing black or white. The world moves in gray. So they'll ask you about your opinions, what you feel. They'll ask you to analyze. So of course, it's very different that way. But if we talk about the syllabus, it's quite interconnected. So ऐसा कुछ नहीं है कि आप prelims का पढ़ रहे हैं तो आप mains का नहीं पढ़ रहे. If your prelims is good, it'll set a very good foundation for your mains. Like you pointed out, there are generally the courses, half is static, half is a bit dynamic. But the trend for the past 3-4 years now is it's more current affairs based. So even agar kuch foundation, the static part se kuch aata hai, it's somehow related to current affairs. If they'll ask you about President's rule, it'll be because President's rule was in news. So now you are confused. How do I study? So focus more on those static parts which are somehow in news, because now it's very easy actually now. You can actually predict, अच्छा ये news में चल रहा है मतलब question बन सकता है. In fact, people ask me, what is the first step for preparing for UPSC? I think the very first step which is required for preparation for UPSC is memorizing the UPSC syllabus. Step number 1 for preparation is be so thorough with the UPSC syllabus that when you read the paper next day, automatically your mind will filter, acha ye UPSC mein topic mention is, this is relevant for my exam. So that's how you basically combine the static and the dynamic together. मेरे यूपीएससी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे. हाँ जी. प्री क्रैक करने के लिए सीसेट कितना इम्पोर्टेंट है, और करंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी मटेरियल चूज़ करने के लिए क्या क्या सलाह दे सकती हो, और बाकी के जो अपने जो पूरा जो सिलेबस है उसके लिए जो स्टडी मटेरियल लगता है तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि मतलब कैसे चूज़ करना चाहिए स्टडी मटेरियल वगैरह, वो सब उसके लिए एडवाइस चाहिए थी. थैंक यू. CSAT aptitude test है, and to make it equal for people coming from different educational backgrounds, arts, science, commerce, they've made it qualifying now. CSAT, of course, qualifying it is important, but now since it is qualifying, you can give less time to it and devote more time to your general studies paper. CSAT, I think इसका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि सबसे पहले यू आइडेंटिफाई आपका स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट क्या है. CSAT बहुत ही डिफरेंट टाइप का पेपर है. इट हैज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इट हैज़ सम मैथ्स क्वेश्चन, सम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. सो यू योर सेल्फ आइडेंटिफाई मैं किस में अच्छा हूँ, एंड देन व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट आप उस पर फोकस करिए कि ठीक है इस पर शॉर्ट आई विल गेट मार्क्स, बिकॉज यू जस्ट हैव टू स्कोर 33% टू क्वालिफाई फॉर दिस पेपर. तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए मैं इसमें अच्छा हूँ. इंजीनियर्स आर गुड इन मैथ्स, सो दे विल डू दैट. ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आर जनरली गुड इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाट दे डू. सो the key here is identifying your strengths and weaknesses. Personally,
आई थिंक क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सो पर्सनली आई टेल दिस टू एवरीबडी कि हमेशा CSAT पेपर जब अटैम्प्ट करें सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस ही करें, बिकॉज दे आर नॉट ईजी, दे आर वेरी ट्रिकी एंड दे रिक्वायर अ वेरी फ्रेश माइंड. तो अगर आप बिल्कुल आखिर में करेंगे, लास्ट में करेंगे, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका होगा तब तक 3 घंटे में, एंड बहुत प्रॉबिलिटी यू विल डू इट रॉन्ग. सो वो थोड़ा फ्रेश माइंड डिमांड करते हैं, सो डू इट एट द फर्स्ट गो एंड देन वॉट एवर इज योर स्ट्रेंथ, से मैथ्स है आपका स्ट्रेंथ, so you know go for those questions, but don't fret about it much. It's a qualifying paper. At the end of the day you just need to score 33% marks in it, and I think weekly if you devote like 5 hours in a week, it's more than sufficient for CSAT. If we come to current affairs, I think there is absolutely no substitute to reading the newspaper बहुत important है. So you pick up any national daily you like. I used to read the Hindu. You can pick up whichever daily you like. You have to study it religiously, very regularly. You cannot miss it. It takes 2 hours. You have to give it that much respect. And if you're taking any current affairs, कोई कोचिंग का हो या आप कोई मैगजीन खरीद रहे हैं मार्केट से, वो एक सप्लीमेंट है. काफ़ी लोग सोचते हैं अच्छा करंट अफेयर्स का तो मिल रहा है बाहर इन अ मैगजीन और अ कोचिंग मटेरियल, व्हाई शुड आई रीड द पेपर. वो आपको कभी मटेरियल याद ही नहीं होगा अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है. अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मंथ के एंड में जब वो आप मैगजीन उठाओगे वो तभी याद होगा अगर आपका वो न्यूज़ पहले से ही दिमाग में है. सो फॉरगेट इट इफ़ यू थिंक कि मैं डायरेक्ट मैगजीन से पढ़ लूँगा. नॉट पॉसिबल एट ऑल. मैगजीन आपको क्या करेगी, वो आपको गाइड कर देगी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पर वो आपने ऑलरेडी पेपर में रोज़ फॉलो किया होगा तभी वो जाके आपको याद होगा. सो दैट्स हाउ यू नो वी डू करंट अफेयर्स.